हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों लास्ट वन क्लास में हम लोगों ने एक क्लोजर लुक में देख रहा था, एक क्लोजर लुक गोड्स के बारे में देखा था। आज हम लोग उसी के क्रम में जो है कि आज हम लोग अहोम्स के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? अहोम्स के बारे में देखेंगे। बहुत डिटेल में इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अहोम भी एक पॉलिटिकल एक स्टेट बनता है, जो पहले एक वो ट्राइब थे। वो कैसे कैसे अपने आप को एम्पावर करते हैं, अपने आप इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करते हैं, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे हुआ करता था उसको भी देखेंगे, और हम लोग ये भी जानेंगे इन लोगों की जो सोसाइटी थी कैसे डिवाइड हुआ करती थी। इन सभी पहलुओं पर दोस्तों आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपको सारा कुछ ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल होगा। दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग जैसे फेसबुक पर अगर इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज फॉलो कर लिया करें हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डेट, पहले हम लोग जानेंगे अहोम्स की अवस्थिति क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अहोम जो है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी उत्तर पूर्वी राज्य उत्तर पूर्वी जो भारत है इस वाले हिस्से में जो दोस्तों स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र और वैली वाला रीजन है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। आप बताइएगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो दोस्तों ये जो है कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ये जाके बंगाल से बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अच्छा, अगर आप ज्योग्राफी का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखते हैं तो बताइएगा बंगाल में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं। इन सभी पहलुओं पर जब हम लोग ज्योग्राफी की क्लास को करेंगे तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे समझाऊंगा। आप फैक्ट को सुन के आप मेस्मराइज हो जाएंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपको बहुत मजा आएगा। जिस तरीके से इस क्लास में आप मजा ले रहे हैं इससे दुगुना उसमें मजा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है कि अहोम, ये अहोम है, दिख रहा है ये जहां मैं इसे लाइन कर रहा हूँ, ये है आपके अहोम। ठीक है, यानी इस पूरे रीजन में पहले जो है कि दूसरे ट्राइब हुआ करते थे। ये जो है कि म्यांमार से, कहां से? म्यांमार से माइग्रेट होकर के जो कि 13th सेंचुरी में भारत में आते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, भारत में आते हैं, और यहाँ पे जो है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। कब कब करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, ये यहाँ पे एक कमिटी थी जिसका नाम है छूतियाज के नाम से जानते थे। छूतियाज के नाम से जानते हैं, जिसको इन्होंने 1523 में, कब? 1523 में जब अपने आप को ये मजबूत कर रहे थे, उसको मजबूत करने के बाद 1523 में ये इनको हराते हैं और यहाँ पे जो है कि इस रीजन पे इनको कैप्चर कर लेते हैं। तो अगर पूछे जाए छूतियाज जो थे, ये छूतियाज थे कहाँ पे ये अवस्थित है? ये भी नॉर्थ ईस्ट में। इधर दोस्तों मिरी थी, मिरी के नाम से आज आपको हिल पहाड़ी भी देखने को मिल जाता है, डाफला। ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का एक पहाड़ी है। इसी ट्राइब के नाम पे पहाड़ी का नाम रखा गया। गारो खासी जैंतिया का नाम सुना होगा, ये भी ट्राइब के नाम है। इन्हीं ट्राइब के नाम जो है कि पहाड़ों का नाम भी रखा गया। यहाँ पे है कोच हाजो, इसको जो कि 1581 में जो है कि अहोम ने इसको हरा के अपने अंदर सब्जुकेट कर लिया। ठीक है, यानी इसको अपने सबऑर्डिनेट बना लिया इन सभी रीजन में। ठीक है, ये अपना यहाँ वन एंड ओनली एक ही साम्राज्य बन गया जिसको अहोम के नाम से जानते हैं। और इधर दोस्तों आपके नागा ट्राइब थे, इधर थे आपके कचारीज थे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये पूरे ट्राइब फैले हुए थे। लेकिन कैसे देख रहे हैं समय के साथ जो है कि जैसे मुगल जो है कि नॉर्थ इंडिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में अहोम अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। यानी वो बाय द वार या वार के माध्यम से या फिर फ्रेंडली रिलेशन के माध्यम से इस प्रकार से अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। आई होप ये बात स्पष्ट हो गई, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको बता दिया ये कहाँ से आए थे। ठीक है, तो म्यांमार से आए थे, कहाँ? ब्रह्मपुत्र वैली में जो क्या यहाँ पे वो होते। अच्छा, ये किसको, अच्छा इस लोकल कम्युनिटी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? भुजियांस के नाम से जानते हैं। किसके? भुजियांस, जिसको जो है कि जैसे भुइंहर होते नहीं, भुइंहर हमारे यहाँ बोलते हैं, तो
उसको भूयांश बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड, यानी जो यहाँ के छोटे छोटे चीफ्स हुआ सरदार हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, इनको हरा करके दोस्तों, इनको दबा करके, इसको अपने अंदर मिला करके एक बड़े स्टेट का स्थापना करते हैं, जिसका अहोम नाम रखा जाता है। ठीक है, 2260 देखेंगे, 1660 ईस्वी की बात देखेंगे, यहाँ पे जो है कि ये अपने साम्राज्य को कैसे विस्तार करते हैं, यानी सिर्फ ये ट्राइब थे, लेकिन ये अपने सिर्फ नेचुरल अवस्थिति के कारण जो है कि नेचुरल प्रोडक्ट पे ही स्थित नहीं थे, यानी वहां पे सिर्फ मतलब कि जैसे असम में देखेंगे तो खूब जो है कि बांस वगैरह हो पाया जाता है, यानी बांस से, लाठी डंडे से लड़ाई नहीं करते थे, यानी ये अपने आप को भी स्ट्रेंथन कर रहे थे, वॉर मटेरियल नए नए जो आर्म्स हुआ करते थे उसको ये एक्सप्लोर कर रहे थे। वही एक आपको एग्जांपल देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि हाई गन पाउडर, ये जो है कि बहुत बड़ा, जो कि बहुत हाई क्वालिटी का गन पाउडर खुद बनाते थे, फाइनेंस बनाते थे। इस प्रकार से दोस्तों ये जो है कि इस प्रकार से देखो, तभी तो जब इनके पास ये सभी वॉर मटेरियल होंगे दोस्तों, तभी तो मुगल जैसे साम्राज्य को चैलेंज कर पाएंगे। मतलब कि सिर्फ हाथ से और डंडे से तो बिल्कुल करने से रहे। तो देखो, ये सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ट्राइब थे, लेकिन इनका जो कांटेक्ट जो है कि मेन लैंड से, यानी जो अदर सोसाइटी थे उनसे भी इनसे कांटेक्ट में रहते थे, कांटेक्ट जिसे आज हम लोग ट्राइब के नाम से जानते हैं, यानी मेन स्ट्रीम से जो बिल्कुल कटे हुए हैं, ऐसे लोगों को आज हम लोग ट्राइब कहते हैं। लेकिन पहले के ट्राइब जो थे वो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल कटे हुए नहीं थे, वो जो है कि समय के साथ जो है कि अपनी सोसाइटी को और अदर सोसाइटी से इंटीग्रेट करने का भी प्रयास कर रहे थे, जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जिससे जो है कि विचारों का आदान प्रदान हो जाए, उनके अंदर कौन सी वो नई मतलब की शक्तियां डेवलप हो रही हैं जो इनकी एक स्टेट बनाने की महत्वाकांक्षा को रोक रहा है, उन सभी पहलुओं पे ये लोग काम कर रहे थे। तभी तो देख रहे हैं अहोम के बारे में। अच्छा, यहाँ पे जो है कि दोस्तों मुगल साम्राज्य जो है कि मीर जमला कई बार जो कि अहोम किंगडम पे आक्रमण करता है, लेकिन उसको अपने अंदर एम्पायर में सब्जुगेट करने में असफल रहता है। क्या रहता है? असफल रहता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस स्टेट को बनाने में जो सबसे बड़ा अहम रोल हुआ करता था, पाइक्स को हुआ करता था। किसका हुआ करता था? पाइक्स का हुआ करता था। पाइक्स कौन थे? पाइक्स दोस्तों वो लोग थे जो जो लोग फोर्स्ड लेबर स्टेट में प्रोवाइड करते थे, यानी स्टेट जो है कि वो किस पे पूरा डिपेंडेंट था, उसकी इकोनॉमी की थी फोर्स्ड लेबर पे। किस पे? फोर्स्ड लेबर पे डिपेंडेंट था। और फोर्स्ड लेबर को किस नाम से जानते हैं? पाइक्स के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था हाईली सेंट्रलाइज्ड था। हाईली सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है कि जजमेंट जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है कि सारा किंग पर निर्भर करता है। इसका मतलब है अगर ऐसे प्रकार की जहाँ पे सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं वो आपके हाईली सेंट्रलाइज्ड होगी, यानी एक ही, जैसे आज मोदी है उन्हीं के पास जो कि गवर्नमेंट के प्रमुख हैं, अगर इनके पास जजमेंट भी हो, मतलब कि न्याय व्यवस्था इन्हीं के पास है, लॉ मेकिंग भी इन्हीं के पास हो, और जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि हेड हो वो भी इन्हीं के, तीनों चीज अगर एक ही व्यक्ति के पास होता है तो इसको बोलते हाईली सेंट्रल। लेकिन हमारे यहाँ ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ पे हर एक बॉडी का अपना अलग फंक्शन है और उनकी जो है कि पावर के भी लिमिटेशन है, जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, आप लोग जानते हैं। इसी अगर ये चीजें नहीं तो इसको हम लोग हाईली सेंट्रलाइज्ड बोल देते हैं। आई होप समझ गए होंगे हाईली सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है। दोस्तों अभी तक आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ विजुअल होगा, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग दोस्तों इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बताते हैं जो वहाँ के लोग हुआ करते थे। जब देखो, क्योंकि ये पूरे ट्राइबल रीजन थे, यहाँ पे जो है कि कभी हर समय जो है कि किसी न किसी समय में किसी से लड़ाई हुआ, और प्लस मुगल जो है कि इस रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहते थे। तो जो कि यहाँ के जो युवा यानी जो पुरुष वर्ग के लोग थे वो ज्यादातर किसमें, आर्मी में एंगेज हुआ करते थे, लड़ाई होती थी। और जैसे आज देखिए, जैसे आज इजराइल में कहा जाता है कि जब वार की स्थिति होगी तो हर एक व्यक्ति को अपने, हर एक पुरुष वर्ग को या महिला वर्ग को घर से एक व्यक्ति को भेजना होगा और देश की रक्षा के लिए। उसी प्रकार से दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो कि हमारे अहोम
जो किंगडम हुआ करता था वो पहले से इसको इम्प्लीमेंट करते थे, यानी उसको अपने अंदर आत्मसात किए थे कि यानी हर एक व्यक्ति को अपने घर से अपने स्टेट को बचाने के लिए सर्व देना पड़े, यानी स्टेट को सर्विस देना पड़ेगा। और ये लोग हर आदमी जो है कि आर्मी में इन्वॉल्व हुआ करता था। और जब इनके पास जब वार नहीं होता था, देखो वो कौन सा कंस्ट्रक्टिव काम किया करते थे, जैसे डैम्स को बनाना, इरिगेशन सिस्टम को, यानी देख रहे हैं यहाँ की स्थिति आप जानते हैं कि पूरी पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है, प्लेन एरिया तो रहने से रहा, और पानी तो है, प्लेन एरिया नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर तो हो, मतलब कि राइस का कल्टीवेशन, जिससे राइस के लिए भारी भरकम पानी चाहिए खूब ठीक ठाक लेवल पे, लेकिन यहाँ पे तो पानी तो है, भूमि भी है, लेकिन जो है कि प्लेन एरिया नहीं है। क्या है? जैसे टेरेस फार्मिंग वहां पे होती है। तो यहाँ के जो लोग थे दोस्तों, ये जो है कि डैम्स बनाए इरिगेशन को मजबूत करने के लिए। जो पानी हुआ करता है इसको कलेक्ट कर लेते थे, उसके बाद धीरे धीरे जो है कि उसको छोड़ते थे। और इन्होंने एक अपनी एक अलग जो है कि सिस्टम निजात किए थे, जिसको राइस कल्टीवेशन कहा जाता है। यानी वो लोग मतलब किसी पहाड़ी क्षेत्र को उससे फ्लैट रूप में काटते थे, वहां को पानी को वहां पे जो है कि डैम्स बना लिए, डैम्स के माध्यम से वहां पे पानी जो है कि कलेक्ट करते थे, उससे जो है कि दोस्तों वहां पे राइस कल्टीवेशन किया करते थे। यानी पहाड़ों पे धानों को उगाने की प्रक्रिया जो है कि कहाँ से डेवलप होती है, अहोम ने ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी हमको। ठीक है, तो ये बात है, यही लिखा गया है, इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। एक नई मेथड को जो है कि दोस्तों इन्होंने जन्म दिया था राइस को उगाने के, चावल को उगाने का। अब हम लोग इन सभी पहलुओं पर दोस्तों देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं इनकी सोसाइटी कैसे हुआ करती थी। तो दोस्तों सोसाइटी जो है कि कई जो है कि भागों में डिवाइड थी, कई जो है कि हिस्सों में डिवाइड थी, और प्रत्येक हिस्से को दोस्तों क्लांस कहा जाता था, या इसको खेल्स भी कहते थे। क्या कहते हैं? क्लांस या खेल्स भी कहा जाता है। इसमें क्लांस जो है कि क्लांस कई गांवों को मिला के एक क्लांस बनाया जाता था। उसके बाद उस क्लांस का हेड हुआ करता था, जो पूरे जो है कि गांवों का देखभाल करता था। और एक बात याद रखेंगे, यानी अगर आप इस सोसाइटी में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो बिना बिना जो इस क्लांस का जो हेड हुआ करता होगा, उसकी रजामंदी से आप चेंज कर सकते हैं। अगर उसकी रजामंदी नहीं है तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने निजात की थी, यानी इस प्रकार से सोसाइटी जो है कि चल रही थी। और दोस्तों हम लोग देखेंगे रिलीजन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देख लिया, सोसाइटी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं रिलीजन। दोस्तों इनिशियल में जो कि 17वीं सेंचुरी के पहले जो है कि जब यहाँ पर ब्राह्मणों का जो कि ब्राह्मण का यानी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ करता था, उसके पहले ये ट्राइबल गॉड्स को पूजते थे। लेकिन हमने कहा ना शुरुआत में बताई, ये जो है कि जैसे जैसे अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे थे, और जो है कि ये अदर सोसाइटी से भी इंटीग्रेट करने का प्रयास कर रहे थे, कॉन्टेंट बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 17वीं सेंचुरी के बाद देखेंगे, यहाँ पे ब्राह्मण को मतलब कि यहाँ पे अवसर दिया जाता है, लैंड ग्राउंड दिया जाता है, टेम्पल बनवाए जाते हैं, तो जाके ब्राह्मण वहां बसने लगते हैं। और वहीं से जो कि वहां पे हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, धीरे धीरे वहां पे हिंदुइज्म मजबूत तो होता है, लेकिन एक बात याद रखेंगे, जैसे जब भी ये हिंदुइज्म वहां पे फैल रहा था, प्रसारित हो रहा था, लेकिन एक बात ये याद रखना है दोस्तों, ये पूरी तरीके से शिफ्टेड नहीं हो रहे थे। यानी मान लेते हैं जैसे मैं एक ट्राइब था, उसके बाद मैं जो है कि हिंदू धर्म से प्रभावित होकर हिंदुइज्म को फॉलो करने लगा, लेकिन वो अपने कस्टम और ट्रेडिशन जो ट्राइब का होता था वो उसी को फॉलो करते थे। यानी पूजा तो भगवान के कर लिए, लेकिन उनके जो बेसिक कस्टम ट्रेडिशन हुआ करता था, वो जो है कि जो ट्राइबल पीपल सब लोग मानते थे वही वो लोग फॉलो करते थे। आई होप समझ गए होंगे, यानी उनकी खान पान कल्चर, यानी उसको भी ये लोग फॉलो करते थे। उसको पूरी तरीके से इस पर डिपेंडेंट नहीं थे, या पूरी तरीके से ट्राइबल लाइफ को बाइकआउट भी नहीं कर रहे थे। ये बात आप समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग बताते हैं दोस्तों इसके कंक्लूजन की तरफ। नेक्स्ट वन हेडिंग है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन में दोस्तों ये बात समझ लेना है कि कंक्लूजन में आपको ये बातें बताई गई हैं कि
कि अब जो वर्ड व्यवस्था थी, मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जो वर्ड व्यवस्था थी, वर्ड व्यवस्था के आधार पर सोसाइटी नहीं रहेगी। थी सोसाइटी में जो है कि जैसे ब्राह्मण, तो उसमें भी जो है कि कई सब कास्ट डेवलप हो रहे थे और कास्ट बेस्ड के आधार पे सोसाइटी बन रही थी। और जो ट्राइब पीपल थे दोस्तों, ये भी पूरी तरीके से आइसोलेटेड नहीं थे। जब ही ये पॉलिटिकल पावर को अपने आप को गेन करते थे, महत्वाकांक्षा कर डेवलप करते थे, स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे थे, तो ये जो है कि पूरी तरीके से अलग शासन से जो है कि बाइकआउट नहीं थे। ये जो है कि अपने आप को लगातार कंटेंट इंटीग्रेट करने का प्रयास करते थे, जिससे एक, जैसे आज भी चाहिए ना, अगर आज हम लोग ग्लोबल के जमाने में हैं, यानी आज एक स्टेट जो है कि सारी अपनी जरूरतों को तो पूरा करने से रहा है, इसलिए आपको जो है कि अलग स्टेट से जो है कि कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, रिलेशन बनाना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से यानी अगर आप एक स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, तो अपने पड़ोसियों से, अपने अदर कंट्रियों से आपको रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। इसी प्रकार समझिएगा, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। इसी तरीके से जब आप समझेंगे, तो आपको एक स्टेट के रूप में, अगर आपको न्यूक्लियर फैमिली के रहना पड़ेगा, तो जो आपके पास है उसी पर आप इंजॉय करना पड़ेगा। फिर अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने समाज को, अपने स्टेट को जो कि नेक्स्ट लेवल पे नहीं ला जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समझेंगे। तो ये दोस्तों इस प्रकार से जो है कि ये ट्राइब जो है कि अपने आप को स्टैंडर्ड समय के साथ करते थे, और जो कि अपने आप को इसी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हमें आज जो है कि इनके बारे में पढ़ने को मौका मिल रहा है। यानी ये कितने वेल ऑर्गेनाइज हुआ करते थे इन सभी सिस्टम के माध्यम से। तो बताइए दोस्तों, क्या आपने अहोम को इतने डिटेल में कभी पढ़ा था, कभी जाना था, कभी समझा था? तो दोस्तों अपना राय कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर से मैं ये कहूंगा, अभी तक हमारी वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है, प्लीज डू लाइक, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज ये चैप्टर हमने सक्सेसफुली समाप्त कर लिया है, और मिलेंगे नेक्स्ट वन वीडियो में नेक्स्ट वन चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।